हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अपर्णा शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। आज जो क्लास हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वो क्लास है काल की। इस पूरी क्लास में हम जानेंगे कि काल क्या होता है, काल के कितने भेद होते हैं, उन भेदों के कितने भेद होते हैं। इस संपूर्ण क्लास में हम इन सब की जानकारी करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस पूरी वीडियो में अंत तक। चलो अब बात करते हैं कि काल क्या होता है। काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो उसे काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं? जिससे ये पता चले कि हमारी क्रिया कब हुई है, वही हमारा काल है। काल के इस रूप से क्रिया की पूर्णता अपूर्णता के साथ ही संपन्न होने के समय का बोध होता है। क्या पता चलता है कि क्रिया की पूर्णता अपूर्णता के साथ ही संपन्न होने के समय का बोध होता है। किसमें? काल में। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्यत काल। यहाँ तक तो आप सबको पता रहा होगा कि काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं। भूतकाल क्या है? भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। वाक्य में जिस क्रिया रूप से बीते समय का होना पाया जाता है वह भूतकाल कहलाता है। भाई, भूतकाल का क्या मतलब है? कि जिससे यह पता चले कि हमारा जो कार्य है या जो क्रिया है वो बीते हुए समय में हुई है, वही भूतकाल होता है। यह क्रिया व्यापार की समाप्ति बतलाने वाला रूप होता है। फिर आगे बात करते हैं कि भूतकाल के भेद। जो आपके जो प्रश्न बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? यहीं से बनते हैं कि भूतकाल के भेद क्या है, या उनके उदाहरण पूछ लेगा। वर्तमान काल के भेद या उनके उदाहरण, इनसे प्रश्न बनते हैं। तो इस पर देखते हैं। पहला है सामान्य। पहला कौन सा भेद है भूतकाल का? सामान्य। सामान्य में क्या है? अविनाश ने गाना गाया, गाड़ी जा चुकी है, जिससे ये पता चले कि हाँ ये काम हो गया है। वो हमारा क्या है? सामान्य भूतकाल। जैसे अविनाश ने गाना गाया, इससे क्या पता चल रहा है कि अविनाश ने गाना गा दिया है, वो गा चुका है। गाड़ी जा चुकी थी, ये हमारा सामान्य भूतकाल है। फिर उसके बाद क्या आता है? संदिग्ध। क्या आता है? संदिग्ध भूतकाल। उसमें क्या होता है? खाना नीता ने ही बनाया होगा। संदिग्ध भूतकाल में पूर्णतः जानकारी नहीं होती है कि यह काम इसने ही किया होगा। वो संदिग्ध होता है कि शायद इसने ही किया होगा। वो हमारा संदिग्ध भूतकाल होता है, जिसमें क्रिया का होना संदिग्ध रूप से पाया जाता है कि शायद ऐसा हुआ होगा। वो हमारा संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे खाना नीता ने ही बनाया होगा। फिर आगे है हेतु हेतु मत। कौन सा है? हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु का मतलब होता है कारण। हेतु का मतलब क्या होता है? कारण। जिसमें किसी कारणवश दूसरी क्रिया नहीं हो पाती है, वो होता है हमारा हेतु हेतु मत भूतकाल। जैसे तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते। इसमें क्या है कि किसी कारणवश वो उत्तीर्ण नहीं हो पाया। किसकी वजह से? पढ़ाई की वजह से। तो कौन सा कारण बन गया? पढ़ाई। अगर वो पढ़ाई करता तो उत्तीर्ण होता। तो एक काम दूसरे काम पर निर्भर होता है, या किसी कारण से जब दूसरा काम नहीं हो पाता है तो वहां पर हमारा हेतु हेतु मत होता है। जैसे अगर वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। तो यहाँ पर क्या है? हेतु हेतु मत होगा कि अगर वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। कारण क्या बन गया कि वर्षा अच्छी नहीं हुई, इसलिए फसल अच्छी नहीं हो पाई। तो ये हमारे हेतु हेतु मत में होते हैं। फिर आगे क्या होता है? आसन्न भूतकाल। क्या होता है? आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का मतलब होता है कि जिससे ये पता चले कि क्रिया अभी अभी हुई थी। क्या पता चले? कि क्रिया अभी अभी हुई थी। जैसे नगर में एक साधु आए हैं। क्या साधु नगर में आ चुके हैं, लेकिन क्या है कि अभी अभी नगर में अभी अभी साधु आए। अविनाश ने गाना गाया है। इससे भी क्या पता चल रहा है कि अविनाश ने अभी अभी गाना गाया है। आसन्न भूतकाल में क्या होता है? जिससे ये पता चले कि ये क्रिया बस अभी हुई है, तुरंत हुई है, वो हमारा आसन्न भूतकाल होता है।
फिर आगे बात करते हैं पूर्ण भूतकाल की। किसकी? पूर्ण भूतकाल की। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है? इसमें क्रिया के पूरे होने का बोध होता है कि जो क्रिया थी वो पूरी हो चुकी थी। जैसे 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। इसमें क्या है कि 1857 की क्रांति हो गई है और रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। ये पूर्ण है, ये पूरी क्रिया है, ये क्रिया पूर्ण हो चुकी थी। तो पूर्ण में क्या होता है? जिससे यह बोध हो कि क्रिया पूरी हो चुकी है, वो पूर्ण भूतकाल होता है। ठीक उसी का विपरीत होता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया पूर्ण नहीं होती है। जैसे राकेश पुस्तक पढ़ता था, राकेश पुस्तक न पढ़ चुका था, न पढ़ रहा है, पढ़ता था। इससे यह पता नहीं चल पा रहा है कि वो पूरी पुस्तक पढ़ चुका है कि नहीं। पुस्तक पढ़ता था, राकेश पुस्तक पढ़ता था। ये है हमारा अपूर्ण भूतकाल। क्या है? अपूर्ण भूतकाल। तो भूतकाल के भेद समझ में आए कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। ये क्या है? भूतकाल के भेद हैं। फिर आगे बात करते हैं वर्तमान काल की। किसकी? वर्तमान काल की। क्या होता है वर्तमान काल? क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए। क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। यह कार्य निरंतर हो रहा है की जानकारी देता है। वर्तमान भूतकाल में क्या होता है कि कार्य निरंतर हो रहा है, इसकी जो जानकारी दे वो हमारा वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल के भेद जानेंगे कौन कौन से होते हैं। वर्तमान काल में पहला होता है सामान्य वर्तमान काल। कौन सा होता है? सामान्य वर्तमान काल। यह क्या है? सामान्य वर्तमान काल में होता है कि क्रिया हो रही है, जो क्रिया है वो हमारी हो रही है। जैसे प्रशांत खेल रहा है, तो इसमें क्या है? खेलने का काम हो ही रहा है। लता गीत गा रही है, तो वो गीत गा रही है। ऐसा नहीं है कि गीत गा चुकी थी या गीत गाएगी, वो गा रही है। ये कार्य हमारा निरंतर चल रहा है। ये है हमारा सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है कि जब जिससे यह पता चले कि क्रिया जो है वो निरंतर हो रही है, कार्य निरंतर हो रहा है, वो हमारा सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे प्रशांत खेल रहा है, लता गीत गा रही है। फिर आगे है संभाव्य वर्तमान काल। आगे क्या है? संभाव्य वर्तमान काल। इसमें क्या होता है? संभाव्य में जिस चीज की संभावना होती है कि हाँ ये काम हो रहा है, वो हमारा संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे मोहन परीक्षा देता होगा, इसमें क्या है? संभावना करी जा रही है ना कि हाँ मोहन परीक्षा देता होगा। ऐसा पक्का नहीं है कि मोहन परीक्षा दे ही रहा है, संभावना कर रहे हैं कि मोहन परीक्षा देता होगा, वह आगरा जा रहा होगा। तो ये सब जब ऐसे वाक्य आए तो वहाँ पर क्या होता है? संभाव्य वर्तमान काल होता है, क्योंकि वहाँ पर कार्य के होने की संभावना होती है। निरंतर जारी है ऐसा भी नहीं होता है, या फिर हो चुका है ऐसा भी नहीं है। संभावना करी जा रही है कि शायद ऐसा होता होगा, जैसे मोहन परीक्षा देता होगा। फिर आगे है हमारा आज्ञार्थ वर्तमान काल। कौन सा? आज्ञार्थ वर्तमान काल, जिसमें कैसी क्रिया है? आज्ञार्थ है, जिसमें आज्ञा दी जाती है, वो हमारा आज्ञार्थ वर्तमान काल है। आज्ञार्थ में अगर वर्तमान का है तो आज्ञार्थ वर्तमान काल हो जाता है। जैसे तुम यह पाठ पढ़ो, इसमें क्या है कि आज्ञा दी जा रही है ना कि तुम यह पाठ पढ़ो। तो ये जब ऐसे वाक्य आए तो वहां पर क्या होगा? आज्ञार्थ वर्तमान काल होगा। अब मैं चलूं, यहाँ पर क्या है? आज्ञा ले रहा है ना कि अब मैं चलूं, तो आज्ञा दी जाए या ली जाए, ये दोनों तरह के वाक्य आज्ञार्थ वर्तमान काल में आएंगे। अब मैं चलूं आज्ञार्थ वर्तमान काल है ना, क्योंकि वो पूछ रहा है, आज्ञा ले रहा है कि क्या अब मैं चलूं, तो अब मैं चलूं आज्ञार्थ है। वर्तमान काल समझ में आया क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए, वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के भेद कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से भेद अभी हमने बताए? जैसे सामान्य, कौन सा? सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल,
आज्ञार्थ वर्तमान काल। सामान्य में क्या होगा? जिससे यह पता चले कि कार्य निरंतर हो रहा है, वो होगा सामान्य वर्तमान काल। और जिसमें ये पता चले कि कार्य के होने की संभावना है, जहाँ पर क्रिया की संभावना दर्शाई जाए वहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल होगा। और जहाँ पर क्रिया किस रूप में हो? आज्ञार्थ रूप में, जहाँ पर ये पता चले कि यहाँ पर इस वाक्य में आज्ञा ली जा रही है या दी जा रही है, तो वो आज्ञार्थ वर्तमान काल होता है। फिर हम आगे बात करेंगे भविष्य काल की या भविष्यत काल की। किसकी? भविष्यत काल की। तो भविष्यत काल क्या होता है? ये तो आप सबको पता होगा कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा। किसमें? कार्य जो है वो आने वाले समय में संपन्न होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कृष्णा लेख लिखेगी, ये क्या है? कृष्णा ने न लेख लिखा था, न लिख रही है, आने वाले समय में वो लेख लिखेगी, तो ये क्या है? भविष्यत काल। भविष्यत काल में भी कौन सा है? सामान्य। क्या है? सामान्य भविष्यत काल है। जब सामान्य भविष्यत काल में क्या होता है? जिसमें ये पता चले कि ये काम होगा, वो हमारा सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। जैसे अंकित पुस्तक पढ़ेगा, लड़के खेलेंगे, औरतें गीत गाएंगी। इसमें क्या पता चल रहा है कि आने वाले समय में ऐसे कार्य होंगे। आने वाले समय में औरतें गीत गाएंगी, लड़के खेलेंगे, अंकित पुस्तक पढ़ेगा, प्रश्नालेख लिखेगी। इन सभी वाक्यों से क्या पता चल रहा है कि आने वाले समय में ऐसे कार्य होंगे। फिर आगे संभाव्य। कौन सा है? संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल में क्या होता है? जिससे यह पता चले कि इस कार्य के होने की संभावना होगी, कि शायद ऐसा कार्य हो। जैसे वे शायद आगरा जाएं। पक्का नहीं है कि वो आगरा जाएंगे, लेकिन क्या है? इसमें संभावना करी जा रही ना, क्रिया की संभावना है कि शायद ऐसा हो सकता है, वे शायद आगरा जाएं। या फिर दूसरा कौन सा है? कदाचित आज सोमेंद्र आए। सोमेंद्र आएगा ऐसा कुछ पक्का पता नहीं है, ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी संभावना की जा रही है कि कदाचित आज सोमेंद्र आए। या फिर शायद आज वर्षा हो। वर्षा होगी या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन फिर भी संभावना करी जा रही है कि शायद आज वर्षा हो। तो ये क्या है? संभाव्य भविष्यत काल है। आगे है आज्ञार्थ भविष्यत काल। आज्ञार्थ में जैसे हमने वर्तमान में बताया था, वैसे ही हमारा भविष्यत में भी होगा। जिस वाक्य में ये पता चले कि यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है या आज्ञा ली जा रही है, वहाँ पर हमारे आज्ञार्थ भविष्यत काल होंगे। जैसे आप वहाँ अवश्य जाइएगा। क्या है? आज्ञा दी जा रही है ना कि आप वहाँ अवश्य जाइएगा। अब तुमको जाना ही होगा। यहाँ पे भी क्या है? आज्ञार्थ वाक्य है ना कि अब तुमको जाना ही होगा। यहाँ पर भी आज्ञा दी जा रही है। तो ये वाक्य जब आ जाए तो क्या पता चलता है कि ये आज्ञार्थ भविष्यत काल के वाक्य। इसमें हम ये जानेंगे कि वाच्य क्या है, परिभाषा क्या है इसकी, इसके कितने भेद होते हैं, और उन भेदों के बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। क्या है वाच्य? क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिसमें मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की है या कर्म की है या भाव की है। इससे क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। अंग्रेजी में वाच्य को वॉइस कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो वाच्य की जो परिभाषा होती है या वाच्य को कैसे पहचानते हैं? क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिसमें मालूम होता है कि वाच्य में प्रधानता यानी कि श्रेष्ठता किसकी है, मुख्य कौन है, उसमें कर्ता मुख्य है या कर्म मुख्य है या भाव मुख्य है। इसमें और क्या होता है? इसमें क्रिया का जो उद्देश्य है वो हमें पता चलता है कि क्रिया का उद्देश्य क्या है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कितने होते हैं वाक्य? वाक्य 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तवाच्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे। क्या होता है कर्तवाच्य? जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है। किससे होता है कर्तवाच्य में?
क्रिया का सीधा या प्रधान संबंध कर्ता से होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। क्या होता है इसमें? क्रिया के जो लिंग और वचन है वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। अर्थात क्रिया का प्रधान विषय क्या है? कर्ता है और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ में किसकी प्रधानता है? पुस्तक को कौन पढ़ रहा है? मैं क्या है? पुस्तक कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ता हूँ। मैं क्या है? कर्ता। तो इस वाक्य में प्रधानता किसकी है? कर्ता की है ना। तो कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे विमला ने मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाने का काम कौन कर रहा है इसमें? विमला कर रही है ना। विमला क्या है? कर्ता है। तो कर्ता की ही श्रेष्ठता इस वाक्य में बताई जा रही है और जहां पर कर्ता की श्रेष्ठता बताई है वही हमारा कर्तृवाच्य है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। इस पे श्रेष्ठता किसकी बताई जा रही है? तुलसीदास की बताई जा रही है ना, क्योंकि रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास ने की। इस वजह से तुलसीदास क्या है? इसमें श्रेष्ठ है। तो जिसमें कर्ता की श्रेष्ठता हो वो क्या है? कर्तवाच्य। कर्ता कौन है इसमें? तुलसीदास जी हैं। तो श्रेष्ठता तुलसीदास जी की बताई जा रही है। तो ये क्या होगा? हमारा कर्तृवाच्य होगा। हमेशा याद रखना कि कर्तृवाच्य में कर्ता की श्रेष्ठता या प्रधानता बताई जाती है, जिसमें क्या है? काम को करने वाला व्यक्ति जो हो वही मुख्य हो, वो हमारा कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य समझ में आया? फिर आगे बात करते हैं कर्मवाच्य की। कौन सा? कर्मवाच्य। क्या होता है कर्मवाच्य? जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अतः क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर किसके अनुसार होंगे? इसमें कर्म के अनुसार होते हैं। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में क्या होगा? जिसमें कर्म की प्रधानता हो। किसकी? कर्म की प्रधानता हो, वही हमारा कर्मवाच्य है। और इसमें क्या है? क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार ना होकर किसके अनुसार होंगे? कर्म के अनुसार होंगे। क्यों? क्योंकि ये कर्मवाच्य है ना, इसमें कर्म की प्रधानता है, इसलिए कर्ता के लिंग वचन क्या होंगे? कर्म के अनुसार होंगे। कर्मवाच्य सदैव कैसा होगा? सकर्मक होगा, क्योंकि ये कर्म के सकर्मक का मतलब क्या है? कर्म के साथ। कर्मवाच्य है इसलिए कर्म के साथ ही तो होगा, इसलिए सकर्मक होगा, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जैसे दूध सीता के द्वारा पिया गया। इसमें प्रधानता किसकी बताई जा रही? सीता के द्वारा क्या पिया गया? दूध पिया गया। दूध क्या है? कर्म है। कर्म की प्रधानता बताई जा रही है, इसलिए ये कर्मवाच्य हुआ। पत्र सीता के द्वारा लिखा गया। इसको पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है कि इस पे किस चीज पर ज्यादा बल दिया जा रहा है, किसको ज्यादा प्रधान बताया जा रहा है? पत्र को। पत्र सीता के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पर पत्र क्या है? कर्म है ना, कर्म की ही प्रधानता है, इसलिए कर्मवाच्य है। मिठाई मनोज के द्वारा खाई गई। मिठाई की बात करी जा रही है। मिठाई किसके द्वारा खाई गई? क्या बताया जा रहा है कि मिठाई मनोज के द्वारा खाई गई। किसके द्वारा? मनोज के द्वारा खाई गई। तो यहाँ पे क्या होगा? मिठाई। मिठाई कर्म हो जाएगा और कर्म की प्रधानता में कर्मवाच्य होता है। क्या है? राम के द्वारा चाय पी गई या चाय राम के द्वारा पी गई। तो जहां पर मुख्य क्या है? कर्म है। चाय की प्रधानता है, चाय की श्रेष्ठता है ना, कि राम के द्वारा क्या पिया गया? राम के द्वारा चाय पी गई। तो जहां पर कर्म की प्रधानता वो हमारा कर्मवाच्य हो जाता है। तो ये आपको समझ में आया क्या होता है कर्तवाच्य? समझ में आया? कर्मवाच्य क्या होता है? समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और समझ में आया हो तो भी बताना। फिर हम आगे बात करते हैं किसकी? भाववाच्य की। क्या होता है भाववाच्य? भाववाच्य से क्या पता चल रहा है? भाव मतलब जहां पर भाव को ही प्रमुख बताया जाए वही भाववाच्य होता है। चलो हम आगे देखते हैं इसके बारे में। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य का प्रमुख विषय भाव है।
क्या है कार्य का प्रमुख विषय? भाव। उसे भाववाच्य कहते हैं। यहाँ कर्ता या कर्म की नहीं, क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। यहाँ पर प्रधानता किसकी होगी? क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है, वही हमारा क्या होता है? भाववाच्य होता है। इसमें अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। अभी कर्मवाच्य में क्या बताया था कि सकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है। कैसी क्रिया? कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, और क्रिया कैसी? सकर्मक। भाववाच्य में भाव की प्रधानता और क्रिया कैसी? अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। लिंग वचन न कर्ता के अनुसार होते हैं न कर्म के अनुसार, बल्कि सदैव एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष होते हैं। ये क्या है? ये हमारे भाववाच्य की परिभाषा है, या भाववाच्य को हम ऐसे पहचानते हैं। आओ उदाहरण से जानते हैं कि भाववाच्य के उदाहरण क्या है। मुझसे सवेरे उठा नहीं गया। इसमें क्या है? इसमें भाव दिखाया जा रहा है ना कि मुझसे सवेरे उठा नहीं गया। मेरा भाव ऐसा था कि मैं सवेरे उठ नहीं पाया, मुझसे सवेरे उठा नहीं गया। सीता से मिठाई खाई नहीं जाती। इसमें भी भाव ही दिखाया है ना, कर्म तो बताया नहीं, न ही इसमें कर्ता की प्रधानता बताई।